आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप सभी ने घरों में खाना बनते तो देखा होगा, ठीक है, या फिर दही को जमते हुए देखा होगा। दूध से दही बनता है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जो मैग्नीशियम होता है ना, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जो हमने इस तरह से लिखा है कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है, जो हमने लिखा है ना Mg+O और लास्ट में क्या बना MgO, इस चीज़ को बोलते हैं इक्वेशन। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई है और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। हम कुछ चीज़ों को देख के पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। वो है जैसे चेंज इन स्टेट। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो 3 स्टेट्स में रह सकते हैं, जैसे सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिड था और उसकी आपने किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करवा दी और बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कैसे कर सकते हैं कि सॉलिड से ये सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हाँ केमिकल रिएक्शन तो हुई है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है कि आपने कोई मान लीजिए मेटल लिया, उसको किसी केमिकल से ट्रीट किया और उसके बाद क्या हुआ, जो मेटल का ओरिजिनल कलर था वो चेंज हो गया किसी दूसरे कलर में, तो हम बता सकते हैं हाँ कि कलर में चेंज हुआ, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपने 2 केमिकल्स लिए या फिर कोई 2 मेटल्स लिए या मेटल या केमिकल लिया कोई भी, और उसके बाद आपने उनका टेम्परेचर नोट किया। उनका टेम्परेचर पहले जो था रिएक्शन से पहले था और जो रिएक्शन के बाद टेम्परेचर होगा, अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है और उसके साथ साथ कोई गैस भी रिलीज होती है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तब भी आप बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, तो हम बता सकते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर आता है केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। आपने अभी एग्जाम्पल देखा था पीछे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये है दोनों रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये है रिएक्टेंट, और इनको हमेशा लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये फाइनल प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट रहता है और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट रहता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आप देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब ये आपको पता है, ये होते हैं रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जितना मास ऑफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा यानी कि रिएक्टेंट में होगा, उतना ही मास ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में होगा, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे जिंक के कितने एटम है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, जिंक के 1 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे सल्फर का 1 एटम है, यहाँ पे भी सल्फर का 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एलिमेंट का मास जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। अभी आपको एक एग्जांपल से और बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये है फेरियम यानी कि आयरन, ठीक है। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया,
ठीक है। अब यहाँ देखिए आयरन के कितना एटम है, एक है, और यहाँ पे कितने हैं, तीन। तो क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक, और यहाँ पे कितने हैं, चार। तो ये बैलेंस तो नहीं है। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, तीन, तो हम यहाँ तीन लिख सकते हैं, 3Fe। ठीक है, यहाँ पे भी तीन हो गए, यहाँ पे भी हो गए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, चार है, और यहाँ पे कितना है, दो है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4H2O, 4H2O ऐसे लिख सकते हैं हम। क्या है यहाँ पे O4 प्लस H2। क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 8 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है हम ये देखेंगे। 3 है एटम आयरन के, 8 है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 4 हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हैं, आयरन के 3 है, और 8 है हाइड्रोजन के एटम। तो ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती हैं, जिनमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको आपको याद करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CO�DD। ठीक है, CO�DD मतलब C से हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, O से हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, D से हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड D से हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड D से हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पता है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आप सभी ने अपनी हमेशा डेली लाइफ में आप बोलते रहते हो ना कि इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या हम बोलते हैं ना ये कलर्स कितने अच्छे हैं, इन कलर्स का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो इस रिएक्शन में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, फाइनल प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल ही है, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो ये स्लेक्ड लाइम है, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यूज़ किया जाता है वाइट वॉश के लिए। ठीक है, अब जो घर पे जब आपके वाइट वॉश होता है तो दीवारों पर क्या लगाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं। तो आप देखते हो कि 2 से 3 दिन बाद दीवारें चमकदार हो जाती हैं, चमकने लगती हैं, है ना, वॉल्स चमकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आपको दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपकी वॉल पे ही लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसके साथ ये रिएक्ट कर देता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से वाइट वॉश के 2 से 3 दिन बाद हमें हमारी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकदार शाइनी सी लगती हैं। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अपने वॉल्स पे लगवा देते हैं। ठीक है, अब वॉल्स पे लगने के बाद क्या होता है, एयर तो वॉल्स पे आ ही रही है ना, एयर तो हर जगह प्रेजेंट है। अब एयर से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो हमारी वॉल्स होती हैं बहुत चमकदार शाइनी लगती हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि बर्निंग ऑफ कोल। जो कोयला होता है उसको सभी ने जलते हुए देखा है। ठीक है, जलता है तो कोयले को क्या लिखते हैं, कोयला क्या होता है, कार्बन ही होता है, कोल क्या है, कार्बन है।
तो जो कार्बन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या कहते हैं, लकड़ी नहीं जलानी चाहिए या फिर कोयला नहीं जलाना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बोलते हैं ना ये। तो उसके बाद आप देखना कि 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि वैसे तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स की रिएक्शन होती है, लेकिन उनके अलावा 2 टाइप की रिएक्शन और होती हैं। वो क्या रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है। और रिएक्शन तो आपको पता ही है, रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना अभी, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हीट रिलीज होती है। वो एग्जाम्पल आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना, खराब होना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट कितने होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। और सिंगल रिएक्टेंट जिसका ब्रेक डाउन होता है और फिर वो क्या, सिंपलर प्रोडक्ट्स रिलीज करता है। तो क्या होता है, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो हम फेरस सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं कि जो फेरस सल्फेट है जब उसको हीट किया गया, ठीक है, तो किस में ब्रेक डाउन हो गया, उसका फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैसेस है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उसके सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब ब्रेक डाउन होने के लिए अपने आप नहीं हो जाता कि रख दिया उसे और उसका ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा नहीं होगा, उसको हीट देना पड़ा, ठीक है, हीट देना पड़ा तब उसका ब्रेक डाउन हुआ। तो इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, रिएक्शन के बाद रिलीज हो रही है, तो वो कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अंदर, थर्मिक मीन्स हीट। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स को हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था ना कि क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो अब हम इसको इसके जो सिंपलर प्रोडक्ट था ना, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हीट करेंगे और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था और इससे क्या बना था, फाइनल में कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि फाइनल जो ये बना था ना इसको हम एज ए रिएक्टेंट यूज़ करेंगे और इससे बना देंगे हम इसका सिंपलर फॉर्म, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। सिर्फ क्या करनी है, CaCO3 को हीट कर देना है, ठीक है, वैसे ही क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये 2 हाइलाइटर हैं, ठीक है, एक पिंक और एक ग्रीन। मुझे ये ग्रीन अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको हटा के इसकी जगह ब्लू हाइलाइटर ले लिया। तो इस ग्रीन हाइलाइटर की पोजीशन किसने ले ली, इस ब्लू हाइलाइटर ने। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में एक टीचर को हटा देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह नया टीचर आ जाता है, या फिर एक टीचर स्कूल छोड़ के चला गया उसकी जगह दूसरा टीचर आता है ना।
तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, मान लीजिए आपने क्या ली, एक आयरन नेल ली, ठीक है, एक लोहे की कील ली, उसको आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा। अब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू ही होता है, उसमें रख दिया। अब क्या होगा, एक दिन रख दिया आपने, ओवरनाइट रखा, उसके बाद आप देखोगे, सुबह देखोगे कि जो ये सॉल्यूशन था ना ये कलरलेस हो गया, और जो आयरन नेल थी ना वो ब्राउन से कलर की हो गई है। ठीक है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया, और जो आयरन नेल थी ना वो किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की। ऐसा क्यों हुआ? अब उसमें ये हुआ कि जो आयरन नेल थी ना, यानी कि जो फेरियम था, आयरन था, उसने इस कॉपर को हटा दिया, इस कॉपर को हटा दिया और इसकी पोजीशन खुद ने ले ली। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, FeSO4, और जो कॉपर था वो हट के अलग हो गया। ठीक है, यानी कि जो ये सॉल्यूशन है ना इसमें है अब FeSO4, और जो ये कॉपर था ये चला गया आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, इस आयरन ने जगह ले ली कॉपर की। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे क्या आ गया, FeSO4। ठीक है, और जो ये कॉपर था ये चला गया आयरन नेल के ऊपर, इसी वजह से लोहे की कील का कलर ब्राउन हो गया। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले आपने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट है। पहला रिएक्टेंट, हम ये एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक एग्जाम्पल हमने सबका लिया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड को हमने एज ए रिएक्टेंट ले लिया, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब रिएक्शन हुई तो इस सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। इसने कहा कि भाई तू यहाँ से हट जा और मैं आऊँगा, यानी कि यहाँ आ गया Na। ठीक है, अब ये बेरियम क्लोराइड कहाँ जाएगा, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, BaSO4 और NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम चला गया क्लोराइड के पास और बेरियम चला गया सल्फेट के पास। ठीक है, तो क्या बना फाइनल प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती हैं जिनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है उन्हें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन ले ली, गेन कर ली, तो उस जो रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के टाइम पर ऑक्सीजन को लूज करता है यानी कि छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, कॉपर है, कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसको हीट किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने कॉपर की छड़ ली, कॉपर की एक वायर ली, उसको आप गर्म करना, गैस पे गर्म करना, आप देखना उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइज्ड जो कॉपर वायर थी इसको आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया और हीट दी, फिर क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस जिनमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन पता चल गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, मतलब कोई भी मेटल, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसे बोलते हैं हम कोरोजन। अब कोरोजन आपने देखा होगा
जो आयरन होता है, लोहे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर वो मॉइस्चर में रह जाती हैं या फिर टाइम के साथ साथ उनमें जंग लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ब्राउन कलर की जंग लगनी शुरू हो जाती है आयरन की किसी भी चीज़ पे अगर उसका ध्यान नहीं रखते तो। नेक्स्ट है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। चांदी जो होता है ना, चांदी अगर आप उसको एयर में रख देते हो, हवा में ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, तो आप देखोगे कि उसको ब्लैक कलर की उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। जैसे चांदी के बर्तन होते हैं, चांदी की पायल होती है ना, टाइम के साथ साथ वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर आपके घर पे कॉपर के बर्तन है या फिर कॉपर की वायर है तो आप देखोगे रखे 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 रहते हैं वो, फिर उसके में क्या होता है, ग्रीन कलर की ना एक कोटिंग सी दिखाई देती है, ग्रीन कलर आ जाता है। वो किस वजह से आता है कि वो कोरोजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में जितने भी जो तेल से बनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए अचार है या फिर आपने कोई समोसे बनाए, पापड़ बनाए, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आप उसको हवा में ऐसे ही खुला छोड़ देते हो ना, थोड़े टाइम बाद उसमें से स्मेल आने लगती है। अचार है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, पापड़ जो हम सेकते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो घर पे क्या होता है, हमारे मदर बोलती है ना, अचार लेने के बाद डब्बे को अच्छे से बंद करो। वो इसीलिए बोलती हैं क्योंकि उसमें वो ऑक्सीडाइज्ड होने लग जाता है। ठीक है, जो ऑयल से बने जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ऑयल से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी चिप्स हो, अचार हो, कुछ भी हो, जो ये पैक्ड फूड आते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होने लगते हैं, यानी ऑक्सीडाइज मतलब ख़राब होने लगते हैं। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जो ये लेज़, कुरकुरे वगैरह जितनी भी चीज़ें खाते हो, आप देखते हो कि इनके पैकेट्स में हवा भरी होती है। ठीक है, अब ये जो हवा भरी होती है वो होता क्या है, और आपने देखा होगा कि ये पैकेट्स 6-6 महीने तक रखे रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो क्या करते हैं कंपनीज़ वाले कि इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो कम हो जाता है और बहुत ही धीरे होता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है ताकि ऑयल प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो हो। ठीक है।